हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग 23 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। आप ये क्वेश्चन जो है बताइए, अभी आपको इसके बारे में डिटेल्स में बताएंगे। आप सब सेशन लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकते हैं या इनडायरेक्टली तो आएंगे ही क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं आज के इम्पोर्टेंट डेज के साथ। कल विश्व पुस्तक दिवस है, यानी सॉरी, ये देखिए यहाँ इंग्लिश गलत लिख उठा है। विश्व पुस्तक दिवस वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है? तो ये आपको बताना है वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है। तो आज हम लोग 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक डे मना रहे हैं, विश्व पुस्तक दिवस मना रहे हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। तो यह दिन जो है किताबों और पढ़ने के आनंद को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम है आपकी बस का रीड योर वे, अपने तरीके से पढ़े, यानी अपने तरीके से जैसे भी आपको अच्छा लग रहा है किताब पढ़िए। तो देखिए, किताब पढ़ने के अपने बहुत फायदे हैं। आज के समय में लोग मोबाइल से पढ़ना पसंद कर रहे हैं या तो पढ़ना कम कर रहे हैं, ये आप देख रहे होंगे। वो उनको जो है डाटा हर जगह मोबाइल से मिल जा रहा। लोग पहले के लोग जो है, पहले लोग पुस्तकों के सामने घंटों घंटों बैठे रहते थे, उसमें जो है रिसर्च करते थे, पुस्तकों को देखते थे, पढ़ते थे। आज के समय में लोगों का कंसंट्रेशन लेवल इतना कम हो गया है कि लोग किताब पढ़ना पसंद ही नहीं करते हैं। मतलब उनको छोटी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। आप देखते होंगे शॉर्ट भी आ गया है हमारे समय में। इस समय में लोग शॉर्ट देख करके उनके हर काम को जो है शॉर्ट, मतलब अपने हर कार्य को जो है वो शॉर्ट करना चाहते हैं। पढ़ाई ऐसा चीज है जो शॉर्ट में करेंगे, बहुत ज्यादा शॉर्ट में, तो वो जो है आपको मजा नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए कोई नोवेल आपको पढ़ना है, तो वो आप कितना भी करिए कि जब उसका बढ़िया से पढ़ेंगे तभी आपको अच्छा लगेगा। अब ये कहिए वो शॉर्ट में हम पढ़ लेते हैं बीच बीच में से, तो वो आपको नहीं मजा आएगा। तो ये होता है, मतलब किताब पढ़ने का फायदा बहुत अपने मतलब किताब बहुत ज्यादा आपको जो है फायदा पहुंचाता है। पढ़ने से आपके कई सारे जो है आपके अंदर बदलाव लाता है। शांति जो किताब, अगर आप बढ़िया से किताब पढ़ेंगे तो शांति चाहिए, वहां आप शांति लाएंगे तो आपको अलग ही एक जो है, शांति से पढ़ेंगे तो आप जो है अलग ही एक सुकून मिलेगा। उसके बाद आप घंटों तक जो है अपना कंसंट्रेशन एक स्थान पर मतलब लगाते रहते हैं, कंसंट्रेशन नहीं भंग होता है, ये लर्निंग पावर बढ़ता है। लेकिन आज के समय में यही सब चीजें जो है कमी हो जा रही है इसकी। तो ये 23 अप्रैल को जो है विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह, जान रहे होंगे गृह मंत्री को। तो ये किस रोग से निपटने के लिए HEALD पहल इनिशिएटिव की शुरुआत किया है? तो ये आपको बताना है किस जो है रोग से इससे निपटने के लिए शुरुआत किया गया है, हेल्थ। तो अभी इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल्स में भी बताएंगे। वैसे आप इसको पहले बताइए किस रोग से? हृदय, यकृत, फेफड़ा, किडनी। तो सही उत्तर आपका रहेगा यकृत, यानी लीवर से संबंधित बीमारियों से निपटने के लिए गृह मंत्री द्वारा जो है ये हेल्थ पहल शुरू किया गया है। तो इसको आप देखेंगे, इसका फुल फॉर्म भी अभी आपको बता देते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने देश भर में जो है लीवर रोगों से संबंधित निपटने के लिए हेल्थ पहल की शुरुआत की है। और दिल्ली के ILBS, तो ILBS क्या हो गया? तो यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान है। तो उसमें जो है भारत के पहले एकीकृत लीवर पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो इसके द्वारा जो है ये मतलब केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया है। आपको अभी 19 अप्रैल को ही अभी बताए थे कि लीवर डे मनाया गया था, वर्ल्ड लीवर डे। लीवर जो हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये जो है छोटा सा होता है, लेकिन ये इसका शरीर का सबसे सेकंड जो है, शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। सॉरी, छोटा नहीं, और छोटा ही होता है देखने में, लेकिन बहुत सारे कार्य करता है। अगर ये मतलब इसका आधा से ज्यादा पोर्शन खराब हो जाए तब भी ये अपने आप को रिपेयर कर लेता है। तो लीवर के बारे में और कई सारे जो है आप देखते होंगे, जब कभी आपको खाना पाचन नहीं हो रहा है, खाना जो है पेट नहीं सही हो रहा, तो लीवर से संबंधित ही आपको जो है दवा दिया जाता है, लीवर आपका सही किया जाता है। तो लीवर आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान करता है आपके पाचन में, आपके जो है जीवन में। तो हेल्थ देखेंगे, इसका क्या है? हिंदी में देखेंगे स्वस्थ यकृत शिक्षा और शराब से संबंधित यकृत रोग की रोकथाम। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो हेल्दी लीवर एजुकेशनल एंड एल्कोहल एसोसिएशंस लीवर डिजीज प्रिवेंशन, इसका नाम ये रहेगा।
यानी हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड एल्कोहल एसोसिएशंस लीवर डिजीज प्रिवेंशन, इस जो ये इसका जो है क्या है, फुल नेम है। तो यह भारत का पहला बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय आंदोलन है जो यकृत यानी लीवर स्वास्थ्य हो गया, शराब सेवन विकार हो गया और प्रारंभिक रोग हस्तक्षेप पर केंद्रित है। आपको ये भी जानकारी होगा कि शराब से जो है लीवर बहुत ज्यादा खराब होता है। तो शराब पीने वाले व्यक्ति को जो अल्कोहल लेते हैं उनका लीवर जो है ज्यादा जल्दी खराब होता है। इसको कार्यान्वयन कर रहा है तो यकृत एवं जो है पित्त विज्ञान संस्थान ILBS। उद्देश्य क्या है, तो जागरूकता, शीघ्र जांच, पुनर्वास, नीति सुधारों को एकीकृत करके जो है लीवर विफलता को, जो कहते हैं लीवर फेल हो गया तो जो यकृत का विफलता हो रहा है उसको रोकना है। मानसिक स्वास्थ्य और सामुदायिक सहायता प्रदान करके जो है शराब से संबंधित यकृत रोगों से जुड़े कलंक को जो है कम करना है, यानी शराब को भी जो है, शराब पीने वाले व्यक्तियों की संख्या भी घटानी है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए जो है ये शुरू किया गया है। तो आपको हम बताए थे ये आपका क्या है, लीवर है। वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है, 19 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हम 19 तारीख को आपको देखिए लीवर से संबंधित पूरा बताए थे। तो ये दूसरा सबसे बड़ा जो है अंग होता है शरीर, उसके स्वास्थ्य और इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो यह दिवस तब मनाया जाता है, लेकिन इसी दिन जो है भारत में ये पूरे विश्व लेवल में मनाएगा। भारत में ये हेल्थ पहल शुरू किया गया है। थीम अब की वर्ष का लीवर डे का था फूड इज मेडिसिन, यानी भोजन ही औषधि है। या इसका मतलब ये है अच्छा भोजन करेंगे तो आपको औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो औषधि का काम करेगा। तो इस थीम के तहत इसको जो है मनाया गया है। तो भोजन आप जानते होंगे, जो व्यक्ति अच्छा भोजन करता है, अच्छा मतलब हेल्दी पौष्टिक आहार वाला भोजन, वो जल्दी जो है उसका लीवर वगैरह में दिक्कत नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति पिज्जा बर्गर और ये सब जो है फास्ट फूड रोज खा रहा है उसकी समस्याएं ज्यादा आती होंगी, देखे होंगे आप ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 है, इसका मेजबान, इसका होस्टिंग कौन सा देश कर रहा है। तो ये आपको बताना है इसका होस्टिंग कौन सा देश कर रहा है, मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। USA, UAE, भारत, रूस। तो ये भी जो है शुरू हुआ है 21 तारीख से और ये 8 मई तक चलने वाला अभ्यास होगा, जिसका आयोजन जो है UAE में हो रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। अब देखेंगे इसके बारे में डिटेल्स। तो ये पहले ये जानिए कि ये वायुसेना का अभ्यास है, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है ये किसका अभ्यास है। तो वायुसेना का अभ्यास है, संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। तो भारतीय वायुसेना जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही, इसीलिए जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 21 अप्रैल से लेकर के 8 मई 2025 तक UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयर बेस पर जो है अभ्यास डेजर्ट 10 में जो है भाग ले रहे भारतीय इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यह अभ्यास जो है एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय मल्टीनेशंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बहुराष्ट्रीय वायु युद्ध अभ्यास है जो यथार्थवादी यानी रियलिटी युद्ध, जो रियलिटी जो वार होता है वो जैसी परिस्थितियों में विभिन्न वायुसेनाओं को प्रशिक्षित करता है। यानी ऐसे लगेगा, ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि जैसे लगता है कि रियलिटी में वार हो रहा है और उसी में जो है रियलिटी में वार हो रहा है, उसी परिस्थिति में इसमें जो है क्या होता है उसको प्रशिक्षित किया जाता है कि इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाएगा अगर रियलिटी में ऐसा वार होने लगे। तो इंडियन एयरफोर्स का जो है MiG-29 और जगुआर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जगुआर जो है डीप स्ट्राइक ग्राउंड अटैक विमान है, आप जानते होंगे, तो इसको तैनात किया गया। ये दोनों आपको ध्यान रखना कि इसमें जो है अभी जो हो रहा अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 है, इसमें भारत के तरफ से कौन कौन से जो है विमान शामिल हुए थे। तो MiG-29 और जगुआर इसमें शामिल हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रांस जैसे देशों सहित जो है 12 देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां की वायुसेनाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं। उद्देश्य क्या है, जानकारी साझा करना, जैसे कहीं कोई स्थिति आ गई, रणनीति में सुधार करना, जटिल वायु युद्ध अभियानों में जो है समन्वय को बढ़ावा देना है, कैसे जो है आपस में समन्वय बढ़ाया जा सकता है उसके लिए मनाया जाता है, या उद्देश्य से इस एक्सरसाइज को आयोजित किया जाता है। अगला है पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है, तो ये किस देश से संबंधित है। तो ये आपको बताना है पोप फ्रांसिस जो है किस देश से संबंधित है।
तो सही उत्तर आपका रहेगा वेटिकन सिटी से ये संबंधित थे। और ये वैसे ये वेटिकन सिटी से संबंधित थे, लेकिन शुरुआती नागरिकता इनके पास अर्जेंटीना की थी। इनके पास जो है दो देश की जो है नागरिकता थी। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। पोप फ्रांसिस का जो है 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये कहाँ के थे? अर्जेंटीना देश के नागरिक थे। उनके पास 2 सिटीजनशिप था। वैसे भारत में आपको पता होगा नागरिकता का वर्णन हमारे संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में किया गया है, भाग 2 में। ये बात आपको जरूर याद होगा। भाग 2 में वर्णन किया गया और भाग में मतलब इस भाग में भारत में एकल नागरिकता का जिक्र किया गया है। वही आप देखेंगे यूएसए में जो है वो डबल नागरिकता का वो प्रावधान है, यानी दोहरी नागरिकता कहाँ है? यूएसए में है। और भारत में सिंगल नागरिकता, यानी अगर आप भारत के नागरिक हैं तो पूरे विश्व में जो है आपको एक ही नागरिकता मिलेगी। लेकिन अगर आप जैसे यूएसए में है तो यहाँ दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी यहाँ यूएसए के साथ और किसी देश का नागरिकता आप ले सकते हैं। तो वेटिकन सिटी के शासक को जो है पोप कहा जाता है, जो वेटिकन सिटी का शासक होता है। और पोप ही दुनिया भर में जो सभी कैथोलिक चर्च होते हैं ईसाई धर्म का, उसके जो है ये मुखिया होते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। पोप फ्रांसिस जो है 2013 में ये अपने पद पर बने थे और जो है 266वें पोप थे। यानी जो है अब अगला पोप कोई बनेगा, अभी 267वें पोप आ जाएंगे। तो वो जो है अब देखिए कहाँ से रहते हैं, तो वो भी वेटिकन सिटी के जो है शासक होंगे। और वेटिकन सिटी जो छोटा सा देश अभी आपको दिखा देते हैं, और उसके शासक होंगे। और दुनिया भर के जो कैथोलिक चर्च है उसके भी मुखिया बन जाएंगे, जो व्यक्ति पोप बन जाएगा। तो ये देखिएगा ये पोप थे आपके, ये आपको ध्यान रखना है। अब कहाँ है? तो इटली जो आपका है, जिसकी राजधानी रोम है, तो इसके बगल में जो है कहीं एक छोटा सा बहुत जो है देश है वेटिकन सिटी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ये भी पूछा जा सकता है किस देश के बीच में जो है ये स्थित है, ऐसे कुछ करके। अगला है फसल प्रगति पर व्यापक सुदूर संवेदन अवलोकन है, यानी क्राप किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो क्राप का भी हम आपको फुल फॉर्म भी बता देंगे, कंप्रेहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशंस ऑन क्रॉप प्रोग्राम्स। इसका जो है प्रोग्रेस होगा, सॉरी प्रोग्राम नहीं, प्रोग्रेस होगा, क्योंकि प्रगति है, प्रगति पर। हाँ, तो ये जो है किस संगठन द्वारा आपका जो है विकसित किया गया है ये प्रोग्राम क्राप है। तो ये सही उत्तर आपका रहेगा राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा इसको शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र द्वारा। अब क्या है इसके बारे में डिटेल्स देखिएगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है इसरो ने भविष्यवाणी की है कि मार्च 2025 तक जो है 8 प्रमुख राज्यों में गेहूं का उत्पादन जो है 122.724 मिलियन टन जो है इतना तक पहुंच जाएगा। और यह अनुमान जो है बेहतर सटीकता और समय पर अपडेट के लिए जो है उपग्रह आधारित रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करके लगाया गया था। तो ये जो है इसका रिमोट ये जो है इस सेंसिंग का उपयोग करके इसका अनुमान लगाया गया था। इसरो के जो है NRSC ने जो है क्रॉप यानी फसल प्रगति पर व्यापक रिमोट सेंसिंग अवलोकन प्रणाली विकसित की है। तो ये ये क्रॉप का फुल फॉर्म हो जाएगा कंप्रेहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशंस ऑन क्रॉप प्रोग्रेस। तो ये जो है ध्यान रखना है इसका भी। तो क्रॉप जो है ये पहल जो है एक अर्ध स्वचालित और स्केलेबल प्रणाली है जो लगभग वास्तविक समय में जो है फसल की बुआई, विकास और कटाई की निगरानी करती है। और यह मुख्य रूप से जो है खरीफ मौसम के जो है दौरान कृषि नियोजन का जो है कृषि प्रबंधन का समर्थन करता है। तो ये बातें ध्यान रखना है। फुल फॉर्म भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये फुल फॉर्म से आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है PBR 21 राज्य में बन रहा है। तो पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। अभी तक जो हम लोग का है सिलो जो है ब्रीडर रिएक्टर काम करता था, मतलब धीमा। अभी हम लोग अब इंडिया मतलब ये फास्ट प्रोटोटाइप बना रहा है ब्रीडर रिएक्टर। तो इसको बताना है किस राज्य में ये बन रहा है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान। सही उत्तर आपका तमिलनाडु रहेगा। कहाँ रहेगा? तमिलनाडु में ये बन रहा। अब देखते हैं तमिलनाडु के जो है कलपक्कम में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है अगले साल तक चालू होने की उम्मीद है। और यह भारत के जो है 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के दूसरे चरण में जो है एक बड़ा कदम है। और फास्ट
प्रोटोटाइप फास्ट ब्रेडर रिएक्टर जो है एक 500 मेगावाट का इलेक्ट्रिक सोडियम कलड सॉरी ये कल नहीं है, इलेक्ट्रिक सोडियम कूल्ड रिएक्टर है जो धीमे जो है न्यूट्रॉन के बजाय तेज न्यूट्रॉन का उपयोग करता है। तो यही चीज जो है अभी हम लोग जो है धीमा न्यूट्रॉन का यूज करते थे। न्यूट्रॉन मतलब उस पर बमबारी किया जाता है तब उस पर एनर्जी निकलता है, तो अब जो है उस पर तेज न्यूट्रॉन का उपयोग ये करता है। और इसे भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड है, जिसे भावनी कहा जाता है, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया था और जिसे 2003 में जो है परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत जो है स्थापित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है गरिया और बोरोन उत्सव जो है ये 2025 किस राज्य में मनाया गया है। तो ये किस राज्य में मनाया गया है बताना है आपको। अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना। सही उत्तर आपका रहेगा त्रिपुरा में जो है ये बनाया गया है। त्रिपुरा के जो है मुख्यमंत्री मणिक साहा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगरतला में जो है अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में गरिया और बोरान उत्सव जो है 2025 इसका उद्घाटन किया है। तो यह जो है त्रिपुरा की सांस्कृतिक यानी कल्चरल और आदिवासी विरासत जो है उसका जश्न मनाने के लिए, ट्राइबल्स जो उसका हेरिटेज होता है उसका जश्न मनाने के लिए पारंपरिक त्योहार है, ट्रेडिशनल फेस्टिवल है। तो इसको ध्यान रखना है। इसकी जो है सांस्कृतिक और आदिवासी विरासत को बढ़ावा देने के लिए त्योहार मनाया जाता है। तो त्रिपुरा में यह त्योहार मनाया गया है। अगला है भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है? कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम, कोलकाता। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये मुंबई में जो है सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। तब देखेंगे अभी जो हमारे पोर्ट और शिपिंग मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल हैं, केंद्रीय मंत्री ये हैं। तो सर्बानंद सोनोवाल ने 21 अप्रैल को जो है मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल यानी मिस्ट इसका उद्घाटन किया है, जो भारत का सबसे बड़ा टर्मिनल है और जो प्रतिवर्ष 1 मिलियन यात्रियों और एक साथ जो है 5 क्रूज जहाजों को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। तो 5 क्रूज जहाज यहाँ आ सकते हैं, यहाँ ठहर सकते हैं। और देखिएगा प्रतिवर्ष लगभग 1 मिलियन यात्री, 1 मिलियन मतलब समझ गए ना आप, 10 लाख यात्री। तो इतना बड़ा भारत का इसलिए कहा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा जो है ये क्रूज टर्मिनल होगा, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल। अगला है स्पेसडेक्स मिशन के तहत किन 2 सैटेलाइट ने अपनी दूसरी सफल जो है डॉकिंग पूरी की है। तो ये अभी फिर से जो है डॉकिंग किया गया है, सफल डॉकिंग 2 सैटेलाइट द्वारा। तो ये आपको बताना है किन दो जो है सैटेलाइट द्वारा इसको ये उपलब्धि हासिल किया गया है। तो इनसैट 4 ये ऐसे देख लीजिएगा आप विकल्प, ये सब देखिए। तो सही उत्तर आपका रहेगा SDX-0201 और SDX-02। इसका नाम है चेजर और टारगेट। इस दोनों ने मिलकर के जो है ये उपलब्धि हासिल किया है, यानी फिर से डॉकिंग किया है। अब आप कहेंगे डॉकिंग क्या होता है, ये नहीं समझ में आ रहा है। तो डॉकिंग क्या होता है पहले इसको देखिएगा। हम जो है 2 सैटेलाइट आप नीचे से जो है 2 सैटेलाइट भेजे हैं, 2 अलग अलग सैटेलाइट है, दोनों अलग अलग है। ये ना सोचिएगा कि एक सैटेलाइट है। अब दोनों सैटेलाइट आप स्पेस में जाकर के, अंतरिक्ष में जाकर के दोनों सैटेलाइट को उसमें फिर आप जोड़ रहे हैं। देखिएगा ये है आपका एक माध्यम और एक है आपका एक माध्यम। इसको दोनों को ले जाकर के सटाना है। सोचिए ये कितना कठिन काम होगा। आप सोचिए एक ट्रेन आप सीधे जा रही है इधर से, एक ट्रेन आ रही है इधर से, मतलब एक ट्रेन दोनों दिशा, या तो ऐसे भी मान सकते हैं दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, उसको ओवरटेक कर रहा है। और अगर उस ट्रेन से, एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन में बैठना हो, चलते हुए ट्रेन में जो सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा हो, उस ट्रेन में बैठना कितना कठिन होगा। और सोचिए स्पेस में इतना तेज से सैटेलाइट जो है ये मूव कर रहा है, वो चलता रहता है तभी रुका रहता है ना। तो ये सैटेलाइट इतना तेज चल रहा है, उसमें जाकर के एक सैटेलाइट को दूसरे सैटेलाइट से जोड़ना कितना कठिन काम है ये आप समझ सकते हैं। इसीलिए ये डॉकिंग करने वाला, इसी को डॉकिंग कहते हैं। डॉकिंग मतलब एक सैटेलाइट को जो है दूसरे सैटेलाइट से जो है स्पेस में ही जोड़ देना, इसीलिए इसको जो है डॉकिंग कहते हैं। और इसको जो है फिर ये जोड़ करके फिर इसको भी निकाला जाएगा, मतलब इसको दूर किया जाएगा, तो इसे अनडॉकिंग कहते हैं। डॉकिंग और अनडॉकिंग, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखना। डॉकिंग क्या होता है ये प्रोसेस आपको जानकारी जरूर रखना है। तो देखेंगे इस अब थोड़ा सा
तो इसरो ने जो है स्पेसडेक्स है यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन के तहत अपने दो उपग्रहों SDX-01 और SDX-02, जिसका नाम आप चेजर और टारगेट है, ध्यान रखना है इसको, इसके बीच जो है दूसरा डॉकिंग ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया है। और यह मिशन जो भविष्य के अनुप्रयोगों जैसे सैटेलाइट सर्विसिंग हो गया, ईंधन भरने, मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन और मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए जो है महत्वपूर्ण है। तो ये जो हम अभी आपसे बताए ना, जैसे मान लीजिए अब एक स्पेस में दो सैटेलाइट उड़ रहे हैं स्पेस में, अब एक में जो है ईंधन खत्म होने वाला, तो दूसरा जो उसको भेज करके उसमें डॉकिंग करा करके उसमें सैटेलाइट जो ईंधन उसमें भर सकते हैं, मॉड्यूल स्पेस स्टेशन पे काम हो सकता है, मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये सब इसमें जो है महत्वपूर्ण आपका काम कर सकता है, तो ये चीजें ध्यान रखना है। तो आज का सेशन मित्र वैसे क्वेश्चन वाला खत्म होता है, लेकिन अभी रिवीजन वाला सेशन आप जो है देखते हैं, तो सेशन वैसे अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा। रिवीजन वाला सेशन देखते हैं हम लोग। कल का क्वेश्चन जो हम पढ़े थे, तो भूमि क्षरण और मृदा उर्वरता हानि से निपटने के लिए जो है ब्रिक्स देशों द्वारा जो है हाल ही में पहल का शुरू किया गया, इसका नाम है ब्रिक्स भूमि बहाली साझेदारी। तो ब्रिक्स जो है भूमि बहाली के संबंधित साझेदारी करने के लिए यह जो है मिशन शुरू किया गया है। आपको बताना है ब्रिक्स की स्थापना कब की गई थी। अगला है चर्चा में रहा महादेव कोली जनजाति, तो ये जो है महाराष्ट्र में पाई जाती थी, जो अब चर्चा में था। क्यों चर्चा में था, तो उसको आप कल वाले सेशन में देख सकते हैं। और किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जो है देश का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर जो है बनाया गया है, तो लद्दाख में ये बनाया गया है। ओनली और 5 दिन में ये पूरा तैयार होकर रेडी हो गया था। किस देश ने जो है दुनिया का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण किया है, तो ये चीन ने जो है ऐसी उपलब्धि हासिल की है, और एफिल टावर से ये ऊंचा है। अगला है फिडे महिला विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2025 जो है किसने जीता, तो जू बेंजून ने ये उपलब्धि हासिल की है, ये खिताब जीता है। अगला है पद्म श्री विजेता मैथ्यू सैमुअल कालारिकल का निधन हो गया है, तो ये चिकित्सा से जो है संबंधित थे, इस चिकित्सा के क्षेत्र में कार्डियोलॉजिस्ट थे, तो इनको जो है पद्म श्री 2000 में दिया गया था। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय भूषण पांडे को जो है इसका जो है उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आज का रिवीजन वाला सेशन भी आपका खत्म हुआ 1-2-1.5 मिनट में। देखिएगा ये रिवीजन हो जाता है, तो एक बार आप पिछला क्वेश्चन जो है समझ पा, एक बार पिछला क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, तो वो चीजें आपको लंबे समय तक याद हो जाता है। इसीलिए जो है रिवीजन सेशन आपका जोड़ा गया है। तो आप जो है सेशन अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।